नमस्कार। आपके साथ मैं हूं भावना और स्वागत करती हूं आपका डिस्कवरी आईएएस के इस लाइव करंट अफेयर्स डिस्कशन प्रोग्राम में। आज के इस क्लास में हम इस पूरे वीक के करंट को डिस्कस करेंगे, यानी कि हम 18 तारीख से 23 दिसंबर के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट अकरिंग्स रही, करंट इवेंट्स रहे, उनके बारे में आज आपसे बात करेंगे। जैसा कि हम करते हैं, अपने दिन को शुरू करते हैं एक कोट के साथ, एक कथन के साथ। तो आज हम बात करेंगे एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर के बारे में, जो है सुकरात। तो सुकरात ने एक कोट दिया, एक बात कही जो कि है एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी कि एक ऐसा जीवन जिसका परीक्षण ना किया गया हो या जिसका परीक्षण ना किया जा रहा हो, वह जीने योग्य नहीं है। तो सुकरात के इस कथन से क्या मतलब है, इस पर आप सोचें जरूर, और इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि इन कथन जिनको कि हम डिस्कस करते हैं, इन कथनों का आखिर अभिप्राय क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में हम इनकी व्याख्या जो है कर सकते हैं। फिलहाल हम आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे टेबल ऑफ कंटेंट को। टेबल ऑफ कंटेंट को हमने थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि प्रीलिम्स हमारा पास है, तो प्रीलिम्स के आर्टिकल्स को अभी हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, यानी कि ऐसे आर्टिकल्स जो कि आपके ज्योग्राफिकल लोकेशंस, हिस्टोरिकल साइट्स, जीआई टैग्स एक्सेट्रा या आईयूसीएन लिस्ट वगैरह से रिलेटेड है, उनको हम थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। और कुछ आर्टिकल्स जो है मेंस के लिए डेफिनेटली देखेंगे, बट पहली जो हमारी प्राथमिकता होगी वो अब प्रीलिम्स रहेगा। तो इसी सीरीज में या इसी सिलसिले में जो हमारा पहला आर्टिकल है वो बात करता है रूल 267 के बारे में। रूल 267 जो कि काफी चर्चा का विषय बना हुआ है इस विंटर सेशन में, इसके बारे में हम पहले आर्टिकल में बात करेंगे और इसका टाइटल है रूल 267 ऑफ द राज्यसभा रूल बुक। दूसरे आर्टिकल की बात करें तो ये बात करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि जीआई टैग के बारे में। तो 9 नए उत्पादों को जो है जीआई टैग मिला है और इससे क्या जो फायदा हो सकता है या इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, इस पर हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। तीसरे आर्टिकल में हट्टी कम्युनिटी जो है हिमाचल प्रदेश की, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट के तहत जो है इनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने की बात की गई है। आते हैं आज के चौथे आर्टिकल की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप पाथ के बारे में। तो सिटीजनशिप पाथ जो है, इट हैज टू बी ईज्ड फॉर 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स फ्रॉम 3 नेशंस। तो 3 जो कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ के जो 6 माइनॉरिटी ग्रुप हैं, इनके लिए जो सिटीजनशिप रूल्स हैं उनको ईज करने की बात की जा रही है, उनको आसान बनाने की बात की जा रही है। तो बाकी इसका विश्लेषण इस आर्टिकल में हम डिटेल में करेंगे। 5वें आर्टिकल की तरफ आते हैं और देखते हैं कि 5वां आर्टिकल हमारा क्या कहता है। 5वें आर्टिकल का हेडिंग रीड करता है 3 more sites added to the tentative list of UNESCO। तो जो यूनेस्को की लिस्टिंग है उसमें 3 और साइट्स को ऐड किया गया है, जिसमें से 2 साइट जो है वो गुजरात से है, और इन साइट्स के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे इस आर्टिकल में। 6th आर्टिकल जो है वो डोकरा मेटल क्राफ्ट। डोकरा मेटल क्राफ्ट जो है वो एक्चुअली वेस्ट बंगाल से जो है संबंध रखता है। कोलकाता के लाल बाजार एरिया में इस तरीके का मेटल क्राफ्ट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो इस मेटल क्राफ्ट को आप कैसे समझ सकते हैं, इसके क्या इम्प्लीकेटिव डिटेल्स हैं, उसको इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल जो है ये प्रीलिम्स के लिए थे, कुछ आर्टिकल्स मेंस के लिए हैं, जिनमें से पहला आर्टिकल जुडिशियल डिले के बारे में है। जुडिशियल डिलेज जो कि केसेस के डिस्पोजल या फिर न्यू केसेस के फॉरवर्डिंग से रिलेटेड है, इसके बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। इसी सीरीज में जो दूसरा आर्टिकल है वो बात करता है जापान के डिफेंस पॉलिसी के बारे में। तो जापान हैज इनिशिएटेड अ वेरी स्ट्रिक्ट डिफेंस पॉलिसी, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल को। आज का पहला आर्टिकल जैसा कि हमने रीड किया, इट्स अबाउट रूल 267 ऑफ द राज्यसभा रूल बुक। आइए बात करते हैं सिलेबस रिलेशन की। तो ये आपके जीएस पेपर 2 यानी कि पॉलिटी, पार्लियामेंट, उसके फंक्शनिंग और कंडक्ट से रिलेटेड है। प्रीलिम्स के लिए आपको समझना है कि रूल 267 जो है आखिर वो क्या है। रूल 267 जो है ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है,
Recently, Rule 267 has been the bone of contention for this winter session. 2022 का जो हमारा विंटर सेशन है जो कि अभी चल रहा है, इसमें रूल 267 को लेकर के काफी विवाद, काफी बातचीत जो है वो हो रही है। आइए जानते हैं थोड़ा सा रूल 267 के बारे में कि आखिर ये क्या है। रूल 267 अगर एक लाइन में या बहुत कम शब्दों में समझें तो रूल 267 रिलेट्स टू सस्पेंशन ऑफ रूल्स। ठीक है, रूल 267 सस्पेंशन ऑफ रूल्स के बारे में बात करता है। इनको यूज कौन कर सकता है? कोई भी जो मेंबर है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, उनके द्वारा रूल्स 267 को यूज में लाया जा सकता है। कब हम रूल 267 को यूज में ला सकते हैं? जब भी हमें कोई भी जो बिजनेस डे है पार्लियामेंट का उसको सस्पेंड करना है या उसके लिए नोटिस देना है किसी इंपॉर्टेंट इशू या कोई इशू जिसको लेकर हमें ऐसा लग रहा है कि इस डिबेट को जो है आगे कंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए, तो रूल 267 के थ्रू जो है नोटिस दिया जा सकता है। हालांकि रूल 267 के अंतर्गत जो भी इशू जिसको कि हम चैलेंज कर रहे हैं, जो सस्पेंड किया जा रहा है, जिससे रिलेटेड डिबेट या डिस्कशन को, उसको रीचैलेंज भी किया जा सकता है उस डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए। तो रूल 267 क्या है उसको हम समझ चुके। अब आइए देखते हैं रूल 267 से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स को। So according to the rule, any member may with the consent of the chairman move that any rule may be suspended in its application to a motion related to the business listed before the council of that day, and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being. इसके अलावा ये जो रूल है ये मेनली अलाउ करता है उस डे के बिजनेस को सस्पेंड करने के लिए जिसमें कि हम किसी भी इंपॉर्टेंट इशू से रिलेटेड डिबेट को कैरी कर रहे होते हैं। इन सभी बातों पर हमने बात कर ली है और इसका जो रूल 267 का एक लास्ट इंस्टेंस हमको देखने को मिला था वो 2016 में डीमोनेटाइजेशन के टाइम में देखने को मिला था। यानी कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम में इस रूल को जो है रूल 267 को काफी यूज किया गया था और अभी इस विंटर सेशन में फिर से इसको लेकर वाद विवाद चल रहा है। तो ये हमने समझा रूल 267 के बारे में। आइए आज के दूसरे आर्टिकल की तरफ अब बढ़ते हैं। दूसरे आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में। सिलेबस रिलेशन को देखें तो दिस रिलेट्स टू जीएस पेपर 3 दैट इंक्लूड्स issues related to intellectual property rights, and for prelims you need to understand the geographical indications. तो geographical indications के बारे में इस आर्टिकल में हम बात करेंगे और बेसिकली जो ये आर्टिकल कंटेन करता है आपको बताना चाहता है वो ये है कि 9 नए जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, उनको जीआई टैग का स्टेटस मिला है। इनमें असम का एक गमोशा प्रोडक्ट जो है वो है। इसके अलावा देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तंदूर का रेड ग्राम जो है विच इज अ ट्रेडिशनल क्रॉप इन द रेनफेड ट्रैक्ट ऑफ तेलंगाना रीजन, उसको भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा केरला के 5 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग यहाँ पे मिला है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो हमको यहाँ पे समझना है वो ये है कि कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं जिनके पास जीआई टैग ऑलरेडी है। तो इंडिया में 432 प्रोडक्ट्स हैं which have already the status of GI tag, जिसमें से 401 जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, और 31 जो है दे आर ऑफ फॉरेन ओरिजिन। ठीक है, और रिसेंटली जिनको जीआई टैग्स मिला है उनमें हमने देखा कि असम का गमोशा है, जो ग्राम है उसको भी तेलंगाना में जिसकी की खेती होती है विच इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन्स एंड ऑल दैट, उसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा 5 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं तमिलनाडु के, उनको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा क्या और इन्फॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि कौन से
ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स हैं, तो वो है कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो इन बातों को हम समझ गए। सो दिस वाज इट अबाउट दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं और इस आर्टिकल के अगर थोड़े और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको हम समझते हैं और फिर तीसरे आर्टिकल को देखते हैं। ओके, so coming to this article, we have the 9 new items who have been awarded the GI tags. हमने डिस्कस किया। This includes Gamosa of Assam, which is a traditional textile having significance for the people of Assam. उसके अलावा तंदूर रेड ग्राम है जो कि रेन फेड ट्रैक जो है तेलंगाना का, वहाँ का एक ट्रेडिशनल क्रॉप है। केरला के 5 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स जैसे कि अत्तेपेडी, इसके अलावा अत्तेपेडी तुवाड़ा विच इज रेड ग्राम, ओन्नातुकड़ा इलू which is sesame, Kantalod Vatapada Veluili which is garlic, Kodungalod Ponnuvilliari which is sap melon, and these are the products which have been got the GI tag from Kerala. इसके अलावा अत्तेपेडी तुवाड़ा जो है ये एक important traditional woody shrub भी है which is generally grown as an annual crop. और Kerala government has formulated a special scheme under the Attepedi Millet Village program to conserve the traditional crops of the Kerala. And with this हमने जैसा कि डिस्कस किया कि 432 जो है हमारे पास GI टैग्स हैं इन टोटल, और यूनिक फीचर्स जो है इन प्रोडक्ट्स के दे आर इम्पार्टेड बाय द एग्रो-क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ देयर प्रोडक्शन, एंड दीज आर डन ऑन द बेसिक ऑफ geographical indication tags. So these were the important details about the GI tags that we just discussed. Moving forward, we have the next article about Hatti community. Hatti community जो कि एक ऐसा ट्राइब है जो बिलोंग करता है हिमाचल प्रदेश से। पहले तो हमको ये जानना जरूरी है, क्वेश्चन आपसे बहुत स्ट्रेट पूछा जा सकता है कि हट्टी कम्युनिटी या हट्टी ट्राइब जो है वो कहाँ एक्यूमुलेटेड है या कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश से। अब देखते हैं कि हट्टी कम्युनिटी आखिर इतनी जो है न्यूज़ में क्यों है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना है कि क्या इनको ट्राइब्स का स्टेटस जो है वो मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। तो हाल में ही एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच वाज इन ऑर्डर टू द शेड्यूल्ड ट्राइब थर्ड अमेंडमेंट बिल हैज बीन पास्ड। Now this includes हट्टी ट्राइब्स, जो कि हट्टी कम्युनिटी है, इनको इंक्लूड करने के लिए ट्राइब्स में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ये बिल जो है पास किया गया। ओके, एंड इट वाज पास्ड ऑन 16 दिसंबर 2002। ठीक है, दीज वर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट वी जस्ट रीडेड। अब आइए हट्टी कम्युनिटी के बारे में कुछ की इंफॉर्मेशन को इस आर्टिकल के थ्रू समझते हैं। So as we know, Lok Sabha passed the Constitution Order Bill, which was to include the Hatti community in the Transgiri region of Himachal Pradesh in the scheduled tribes of the state. So this bill has already been cleared by Rajya Sabha, and ये जो community है, it was listed as ST in Uttarakhand already. तो उत्तराखंड में हट्टी कम्युनिटी को scheduled tribe के अंदर already रखा गया है, और हिमाचल प्रदेश में भी इनको शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में शामिल करने की बात की जा रही है। सो द कम्युनिटी द गवर्नमेंट्स मूव टू इंट्रोड्यूस द बिल केम आफ्टर द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड द सेंटर टू इंक्लूड दिस कम्युनिटी इन द एसटी लिस्ट। ठीक है, इसके अलावा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देयर आर ओवर 700 रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। However, states and union territories like Punjab, Chandigarh, Haryana, NCT of Delhi and Puducherry have no listed STs at the present, which is the scheduled tribes. So this was it about this article where we just talked about a very little information that was about the Hatti community. तो आपको ये याद रखता है कि कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है इनको लिस्टिंग में जगह मिली, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, और उत्तराखंड में ये पहले से जो है शेड्यूल्ड ट्राइब में लिस्टेड थे। तो ये कुछ छोटे से इंफॉर्मेशन हैं जो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नथिंग मच फॉर दिस आर्टिकल। और इसी के साथ चौथे आर्टिकल को देखते हैं जो कि रीड करता है सिटीजनशिप पाथ के बारे में। सिटीजनशिप पाथ टू बी ईज्ड फॉर 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स फॉर 3 नेशंस। नाउ दिस आर्टिकल रिलेट्स टू योर जीएस पेपर 2, अगेन योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन। और सिलेबस रिलेशन की बात करें
तो सिटीजनशिप और उससे रिलेटेड इशू जो है ये आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ एज वी नो 2019 में हम सब लोगों ने नोट किया, हमने देखा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है पास किया गया, लेकिन अभी तक इट इज नॉट इन फोर्स। उसके पहले भी 2015 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स को लाए गए, जिसके तहत कुछ कम्युनिटीज को जो है हम इंक्लूड करने की बात कर रहे थे या उनके सिटीजनशिप रूल्स को ईज करने की बात कर रहे थे। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिटेन बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट। अब इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। ओके, तो व्हाट हैपेंस दैट 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज, नाउ ये जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं इनके लिए सिटीजनशिप रूल को ईज किया गया। ये वो लोग हैं जिनके पासपोर्ट्स और वीजास एक्सपायर हो गए थे और सीएए के आने के बाद इनके पासपोर्ट्स और वीजास को रीन्यू करने में जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा था, काफ़ी विवाद चल रहे थे इन अमेंडमेंट रूल्स को लेकर के। हालांकि सीएए इज स्टिल नॉट इन फोर्स, बट अभी इनको लेकर के एक नई पहल की गई कि इनके लिए सिटीजनशिप रूल जो है इनको ईज कर दिया गया और जो पोर्टल है उसको ओपन कर दिया गया ताकि ये जो है अपने पासपोर्ट्स और वीजास को फिर से रिन्यू करवा सकते हैं। अब ये जो 3 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं ये 3 कंट्रीज से आते हैं जो कि हमको याद रखना है। वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। ठीक है, so this is it to remember in this article. Now let us have a glance in the article itself. Okay, so coming back to the article, we have the Indian government is looking forward to ease the grant of citizenship to member of these 6 minority communities from the 3 countries that we just read. Okay, इसके अलावा 2015 में सिटीजनशिप रूल को अमेंड किया गया था to legalize the stay of migrants, that you need to remember. ओके, और इसके अलावा थोड़ा सा हम सीएए के बारे में बात कर लेते हैं, दैट वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 it is still not in force and the implementation of CAA would have helped in fast tracking the application of documented minority migrants as it reduces the mandatory requirement for an 11-year aggregate that says that in India for 5 years to be eligible for the सिटीजनशिप। ठीक है, तो सीएए के आने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा ट्रैकिंग होता है डॉक्यूमेंट्स का, जिसकी वजह से हम माइनॉरिटीज़ को स्टेट्स अलाउ करते हैं, वो थोड़ा इजी हो जाता। हालांकि आप सिटीजनशिप से रिलेटेड जो हमारे रूल्स हैं, जब आप हमारे संविधान को पढ़ेंगे तो शुरुआत के जो कुछ आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर स्पेशली 1 से 5 और उसके अलावा जो आर्टिकल नंबर 5 से 11 है, वो आपको कंप्लीटली डिटेल करता है कि क्या प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से हम सिटीजनशिप जो है सिटीजन्स को स्टेटस देते हैं हमारी कंट्री में स्टे के लिए। इसके अलावा क्या रूल्स हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल को आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में बेहतर आ पाएगा। सो इट्स रिकमेंडेड कि आप इस आर्टिकल को अगर आप बेहतर समझना चाह रहे हैं तो आप आर्टिकल नंबर 5 से 11 जो है हमारे संविधान का, उसको ज़रूर रेफर करें। सो दिस वाज इट फॉर दिस आर्टिकल। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे हैं 3 साइट्स के बारे में विच हैव बीन एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को। ओके, so 3 more sites have been added to the tentative list of UNESCO, and for prelims you need to understand the UNESCO World Heritage Sites in India. So इस आर्टिकल में हम उन 3 नए साइट्स को डिटेल करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। बट उसके अलावा इंडिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो यूनेस्को के अंदर आते हैं, उनको आप ज़रूर एक बार देखें और रेफर करें। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 3 more sites have been added to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites. अब ये 3 साइट्स कौन कौन से हैं? इनमें से पहला और जो दूसरा साइट है ये दोनों गुजरात से आते हैं। पहला वादनगर साइट है जो कि गुजरात में है, और दूसरा सन टेम्पल है गुजरात का, जिसको कि यूनेस्को ने अपनी लिस्टिंग में जगह दी है। और तीसरा रॉक कट स्कल्पचर है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस कम्स फ्रॉम त्रिपुरा। तो ये 3 साइट्स हैं जो यूनेस्को की लिस्टिंग में आते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इन तीनों साइट के डिटेल्स को देखते हैं।
कहाँ पे ये पाए गए हैं, इससे रिलेटेड डायनेस्टिक इंफॉर्मेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल जब आप सन टेम्पल की बात करेंगे या मोधेरा जो जगह है जहाँ पे सन टेम्पल मिलता है, तो चालुक्य डायनेस्टी को ये रिलेट करता है। तो एग्जाम के लिए जब आप देखें कि इस तरीके के आप आर्किटेक्चरल साइट्स को पढ़ें तो आपको क्या ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल जब आप सन टेम्पल को पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये चालुक्य आर्किटेक्चर को रिलेट करता है, तो वहीं जाकर के आप एक बार जो अपने मटेरियल है, सोर्सेज है, उनको रेफर करके चालुक्य आर्किटेक्चर को रीड कर लेंगे। कुछ जो आपके आर्किटेक्चरल डिटेल्स हैं फॉर एग्जांपल वो चोला किंगडम से रिलेट करते हैं, तो आप एक बार जा करके चोला आर्किटेक्चर को वहां से रीड कर लेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एंड बिल्ड योर बैकवर्ड लिंकेजेस दैट माइट हेल्प यू फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आइए बिना देर किए इन तीनों साइट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वादनगर टाउन, ये जो है ये एक मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिक टाउन है विच इज इन द मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। वादनगर जो है इट इज नोन फॉर इट्स हिस्ट्री दैट स्ट्रेचेस बैक टू द 8th सेंचुरी। वादनगर जो है अभी भी यहाँ पे कई सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो हैं वो वैसे ही पाए जाते हैं और इसी एक हिस्टोरिक आर्किटेक्चरल वाइब की वजह से इसको जो है यूनेस्को लिस्टिंग में जगह मिली है। दूसरा आता है हमारा मोधेरा का सन टेम्पल। अब ये जो आइकॉनिक टेम्पल है इट इज डेडिकेटेड टू गॉड सन, ठीक है, गॉड सन को डेडिकेट किया गया है और ये हमारे देश में गॉड सन के लिए जो भी टेम्पल्स हैं उनमें से वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल जो है इसको कहा गया है विच इज द मोधेरा टेम्पल। ये टेम्पल है एक क्लासिक एग्जाम्पल सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का विच रिजेंबल्स द राजस्थानी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा आर्किटेक्चर यहाँ पे पाया गया है, तो दिस इज सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का पार्ट है। एंड अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो टेम्पल है इट वाज बिल्ट इन 1026 to 27 CE ड्यूरिंग द रीजन ऑफ भीमा ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो यहाँ से आपको रिलेट करना है सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और चालुक्य डायनेस्टी को। तो ये बैकवर्ड लिंकेज जो है यहाँ से एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसको आपको समझना है कि इस तरीके के इंफॉर्मेशन को आप कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द सेकंड साइट दैट वी हैड फॉर दिस डिस्कशन। अब आते हैं थर्ड साइट पे विच इज द रॉक स्कल्पचर ऑफ उनाकोटी। उनाकोटी जो है ये एक एंशियंट होली प्लेस है विच इज डेडिकेटेड फॉर द शिवा वर्शिप, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझना है कि उनाकोटी जहाँ पे रॉक स्कल्पचर है इस प्लेस में शिवा वर्शिप या जो शैव स्टाइल ऑफ वर्शिप है उसको ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। सो दीज वर द 3 sites which have been included under the UNESCO listing. All right. Now for the 6th article we have Dokra metal craft. So recently Lal Bazar in Kolkata has emerged as a hub for Dokra metal craft. तो इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले आइए इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि सिलेबस डिटेल्स, प्रीलिम्स डिटेल, इनको हम समझते हैं। So Lal Bazar in Kolkata recently emerged as a hub for Dokra metal craft. डोकरा मेटल क्राफ्ट के बारे में हम समझेंगे, पर उससे पहले ये जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेट करता हुआ पार्ट है ये आपके जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस आर्टिकल को आज हमने कई आर्टिकल्स ऐसे लिए हैं जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेट करते हैं या यूनेस्को साइट के लिस्टिंग में आते हैं। तो इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं जो हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस बेसिकली कई बार जो है बहुत डायरेक्टली आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल से पूछ दिए जाते हैं, तो इसीलिए आर्टिकल थोड़े से इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो डोकरा मेटल क्राफ्ट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है। आइए डोकरा मेटल क्राफ्ट को समझते हैं। ओके, डोकरा मेटल क्राफ्ट जो है एक नया ट्रेडिशन नहीं है, ये एक बहुत ही एंशिएंट ट्रेडिशन है, ठीक है। ओके, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। इस आर्टिकल के डिटेल्स को हम देखेंगे, बट उससे पहले वो समझते हैं जो यहाँ नहीं लिखा है। तो जनरली जब आप ज्योग्राफी में मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे तो मेटलिक मेटल्स या मिनरल्स को जब आप पढ़ेंगे तो उसके 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं, लाइक फेरस मेटल्स या नॉन फेरस मेटल्स। फेरस जो कि केमिकल नेम है आयरन के लिए, ठीक है।
तो डोकरा मेटल क्राफ्ट जो है ये क्या करता है, ये नॉन फेरस मेटल को यूज करता है और नॉन फेरस मेटल टेक्निक को यूज करके ये जो है मेटल क्राफ्ट यहाँ पे डेवलप किए जाते हैं। तो ये मेटल क्राफ्ट क्या है, यहाँ पे स्टैचूज हैं जैसे कि एलिफेंट स्टैचूज, पीकॉक स्टैचूज, ये एनिमल स्टैचूज जो है ये ज्यादा प्रेवलेंट है इस आर्किटेक्चर के तहत। अब ये जो आर्किटेक्चरल टेक्निक यूज होता है मेटल क्राफ्ट को बनाने के लिए, वो क्या यूज होता है, और ये नया नहीं है। लाइक फ्रॉम द टाइम ऑफ चोला आर्किटेक्चर, इफ यू वुड हैव रेड द हिस्ट्री, इसको यूज किया जाता था। सो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि जो मोम होता है, जो वैक्स होता है, उसको शेप करके ये लोग एक जो ढांचा है, जो टेम्पलेट है किसी भी स्टैचू का, उसको तैयार करते हैं। और उसमें जो मोल्टन मेटल होता है, कोई भी मेटल जिसको कि ये यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये लोग नॉन फेरस मेटल यूज करते हैं डोकरा आर्किटेक्चर के लिए, डोकरा स्टैचूज के लिए, उसको उसमें फिल करते हैं। और जब वो फिल कर लेते हैं तो उसको दे लेट इट, उसको पक्का होने के लिए, उसको ड्राई होने के लिए समय देते हैं। और जब ये हो जाता है तो उसको वो फायर करते हैं या आग पे उसको पकाकर जो है वो वैक्स को पिघला देते हैं। एंड नाउ यू हैव अ रेडी statue or an architectural template of what you call a particular style of statue or an art or an architecture. So डोकरा आर्किटेक्चर भी इसी टेक्निक को फॉलो करता है। तो डोकरा आर्किटेक्चर के बारे में हमने समझा। रिसेंटली ये कहाँ मिला है, तो ये लाल बाजार एरिया जो है कोलकाता का, इट हैज़ बीन सीन एज इट्स हब। ये कौन सा मेटल को फॉलो करता है या कौन सा मेटल को यूज़ करता है, तो ये नॉन फेरस मेटल्स को यूज़ करता है। इतनी बातें हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो इस आर्टिकल के थ्रू हम समझ सकते हैं। वो है थोड़े लोकेटिव डिटेल्स जो हम समझेंगे। तो डोकरा जो है इट वाज प्रैक्टिस इन ओझा मेटल स्मिथ्स, ओझा मेटल स्मिथ्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना। अब वेस्ट बंगाल में दो प्लेसेस जो है वो डोकरा के लिए बहुत फेमस है, वो है बिकना इन बांकुड़ा एंड दरियापुर इन बर्धमान। इसके अलावा जो मेटल यूज किए जाते हैं, हमने डिस्कस किया कि ये नॉन फेरस है, लेकिन कौन से नॉन फेरस मेटल्स हैं, तो वो है कॉपर के अलॉय, ब्रास और ब्रॉन्ज। ये हमको याद रखना है यहाँ से। इसके अलावा जो डोकरा मेटल क्राफ्ट है, दे आर इन ग्रेट डिमांड बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन फॉरेन मार्केट्स because of their primitive simplicity, attractive folk motive and forms. तो कौन कौन से मोटिव्स डोकरा के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये लोग हॉर्सेस, एलिफेंट्स, पीकॉक्स, आउल्स या कई बार रिलीजियस इमेजेस को क्रिएट करते हैं, और सिंस ये ट्रेडिशनली बहुत अट्रैक्टिव होते हैं तो डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही मार्केट में इनकी डिमांड काफ़ी अधिक है। So this was it about the Dokra style of architecture. I hope you would have liked this article. और इसी के साथ प्रीलिम्स के लिए जो 6 आर्टिकल्स हमने लिए थे वो यहीं समाप्त होते हैं, और हम मेंस के लिए जो अब आर्टिकल ले रहे हैं उनको देखेंगे। इस सीरीज में जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है जुडिशियल डिलेज के बारे में। जुडिशियल डिले यानी कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें देरी। ठीक है, इस आर्टिकल के सिलेबस रिलेशन को देखते हैं तो इट टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी। For me, you need to understand about the huge pendency of cases in Indian courts. Okay. So इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट को सबसे पहले समझते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को हमने लिया है। तो हाल में ही जस्टिस चंद्रचूड़ जो है उन्होंने ये कहा कि जो जस्टिस है या जो कोर्ट्स हैं, दे शुड एक्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन। और ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो हमारा जुडिशियल डिले है या न्यायिक प्रक्रिया में देरी है वो एक गहन समस्या के तौर पर उभर रहा है, जिसकी वजह से जो कोर्ट या जस्टिस का मुख्य काम है, जो मेन वर्क है, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले जो चीज हमको समझना जरूरी है वो है कॉज ऑफ जुडिशियल डिलेज। ठीक है, किस कारण से या क्या ऐसी चीजें हैं जो जुडिशियल डिले को जो है उसको कॉज कर रही है या उसमें एड ऑन कर रही है। पहला है इंक्रीजिंग
awareness leading to filing of new cases। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ अवेयरनेस, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे जोर दिया जा रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं और उसी रेशियो में बढ़ रहे हैं जिस रेशियो में अवेयरनेस बढ़ रहा है। क्राइम्स बढ़ रहे हैं, लोग अवेयर हैं इन क्राइम्स के प्रति, इनके सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के प्रति, तो डेफिनेटली नए केसेस भी फाइल होंगे। नए केसेस फाइल होंगे तो उनका निपटारा भी करना होगा। तो उसके लिए हमारा जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है हमें उसको इस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा कि जो नए केसेस फाइल हो रहे हैं उनका प्रॉपर जो डिस्पोजल है वो हो सके। और चूंकि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वो केसेस दे आर लीडिंग टू पेंडेंसी दैट फर्दर लीड्स टू जुडिशियल डिले। दूसरा कॉज हो सकता है डिले इन disposal of old cases। ठीक है, नए केसेस हैं हमारे पास जो कि बढ़ रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ जो हमारे पास पुरानी केसेस हैं उनके डिस्पोजल के लिए हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, प्रॉपर जुडिशियल सेटअप नहीं है, या और कुछ ऐसे कॉजेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द कोविड ईयर्स वी हैड द वर्चुअल सेटअप और जो पुराने पेंडिंग केसेस थे वो ऐसे ही रह गए, उनका निपटारा नहीं हो सका। और इस तरीके के और भी कई कारण हो सकते हैं which could have and which at times lead to the delayed disposal and at times pendency in the old cases that might lead to the judicial delay। तीसरा हो सकता है vacancy in judicial positions adjournments and improper arrangements and machinery। ठीक है, जो हमारे जुडिशियल पोजीशंस हैं, फॉर एग्जांपल जजेस हैं, कई बार वी डू नॉट हैव प्रॉपर सीटिंग, वी हैव वेकेंट सीट्स, कई बार एडजॉर्नमेंट्स प्रॉपर नहीं है, या उसके अलावा जो हमारी मशीनरी है, जुडिशियल मशीनरी है जो कि इस पूरे काम के लिए जिम्मेदार है, उनका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है या जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उसकी वजह से भी कई बार जो है जो रेशियो होना चाहिए सोल्यूशन और प्रॉब्लम का, उसके बीच में बैलेंस नहीं बन पाता है, which might lead to the judicial delay। So these are some of the causes that can create and lead to judicial delays। अब आइए देखते हैं कि इसका implication क्या हो सकता है। So Supreme Court in its statistics shows that 70,362 cases are pending with it as of April 1, 2022। पार्लियामेंट के डेटा को देखें तो it reveals there are 498 constitution bench cases pending in the Supreme Court as of December 13, 2022। और लगभग 2,870 PIL पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लीव पिटिशन और रेड पिटिशन की बात करें तो इनके नंबर 4331 और 2209 है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हेवीली बर्डन्ड है विद फ्रिवोलस पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन एंड बेल एप्लीकेशन व्हिच हैज रिड्यूस्ड द एफिकेसी ऑफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा बेल एप्लीकेशन की बात करें तो ये भी एक कारण है डिले की वजह से, क्योंकि कई बार पीआईएल और जो बेल एप्लीकेशंस हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको सॉल्व करते करते जो कई बार इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब CJI has made it clear that bail petitions deal with the question of personal liberty and should not be delayed। Since right to liberty एक फंडामेंटल राइट है और बेल एप्लीकेशन या PIL जो कि आपके रेट पिटिशन को डील करते हैं ये आपके फंडामेंटल राइट के अंदर आ जाते हैं, तो इसको हम डिले नहीं कर सकते हैं। सिंस हम इसको डिले नहीं कर सकते हैं तो इनका निपटारा पहले करना है,
और चूंकि हम इनका निपटारा पहले कर रहे हैं तो बाकी केसेस के लिए हमारे पास स्वाभाविक है कि टाइम नहीं है, उतना मैनेजमेंट नहीं है या उतना एफिशिएंसी नहीं है, जिसकी वजह से डिले होना तो स्वाभाविक है। So the total number of pending cases concerning crimes against women that relates to harassment, dowry, cruelty and death, sexual harassment, domestic violence are 283. And this is according to the data from Integrated Cases Management Information System. तो ये वो डेटाज हैं जिनको कि अकाउंट किया जा रहा है। क्या केवल इतने ही केसेस होंगे? नहीं, अकाउंट किए हुए केसेस इतने ज़्यादा हैं तो आप सोचिए कि कई ऐसे केसेस होंगे जिनको कि यहाँ पे अकाउंट नहीं भी किया जा रहा है। तो इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि ये जो जुडिशियल डिले है जिसकी वजह से जो जस्टिस का प्रॉपर फंक्शन है वो सर्व नहीं हो पा रहा है। Also, there are about 1295 contempt of court cases pending in the Supreme Court as of December 16, 2022. तो ये 16 दिसंबर 2022 तक के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स और डेटाज आपके सामने हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि जुडिशियल डिले का इम्प्लीकेशन हमारी कंट्री के लिए या हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए कितना घातक हो सकता है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था। ये एक थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल था। आई होप इस डिस्कशन को सुनकर आप ज़रूर सोचेंगे कि कैसे हम इन केसेस को निपटा सकते हैं। रिट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, PILs के बारे में आप पढ़ेंगे, जुडिशियल डिले के बारे में आप पढ़ेंगे और इसके साथ ही जो हमने कॉजेज डिस्कस किए उसको भी आप समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जापान की डिफेंस पॉलिसी को, जो कि आज की सीरीज का हमारा आखिरी आर्टिकल है। इस आर्टिकल के सिलेबस रिलेशन की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट। मेंस के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ जापान फॉर पीस इन एशिया पैसिफिक। कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो हाल में ही 16 दिसंबर 2022 को जापान ने एक मेजर डिफेंस पॉलिसी को अप्रूव किया। ये जो डिफेंस पॉलिसी है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस पॉलिसी है जापान का, जो लगभग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत स्पीड स्पेसिफिक पॉलिसी के रूप में उभर कर सामने आया। जापान की माने तो लगभग 2027 तक जापान अपनी GDP का 2% जो है वो डिफेंस पर खर्च करने की बात कर रहा है, और अगर ऐसा हो जाता है तो जापान की ये डिफेंस पॉलिसी एग्जाम्प्लीफाई होकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स डिफेंस बनकर इस विश्व के सामने आएगी। और ये जो पॉलिसी है ये नाटो की गाइडलाइंस को भी अडॉप्ट करता है। इतना ही नहीं, जापान की ये जो डिफेंस पॉलिसी है ये एक बहुत ही सख्त लहजे में रशिया और चाइना को भी जवाब देती है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से की डिटेल्स जापान के इस पॉलिसी के बारे में। जापान कैबिनेट अप्रूव्ड 3 documents which outline the strategic shift from the national security strategy to national defense program guidelines and mid-term defense program. Japan vote to increase security spending to 2% of GDP by 2027, and increased defense spending will bring Japan in line with NATO member guidelines. इसके implication क्या है? This is a marketed shift from the country's pacifist approach which has dominated its political discourse for decades. And this is done to counter threats from China and heavily armed North Korea. जापान चाइना के बारे में ये कहता है कि चाइना जो है ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिक चैलेंज है जो कि जापान की पीस और स्टेबिलिटी पर अब तक कभी भी आ सकता था। इसके साथ ही जापान के लिए चाइना एक सीरियस कंसर्न भी है और जिसको कि टैकल करने के लिए ये डिफेंस पॉलिसी एक बहुत कारगर पॉलिसी के रूप में सामने आएगी। Now, under this new strategy, the country will increase its military presence in the southernmost island to counter Beijing's threats. And this marks a significant increase from historical spending of around 1%, and so it has been doubled to 2%. इसके साथ ही the documents rule out preemptive strikes, and it insists that Japan is committed to an exclusively defense-oriented policy now. An effective Japanese counter-strike capability would set the stage for a far deeper level of command and control integration with the United States that exists today.
जापान का जो नया अप्रोच जो है चाइना और रशिया के लिए ये भी बहुत सख्त है। ओके, so Japan, which once sought enhanced ties and cooperation with Russia, now wants Moscow for its military posture in Asia and calls it for its proximity to China. तो जापान जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड का एक बहुत ही ड्राइविंग फोर्स है और रशिया को जो है यहाँ पे वार्न करता हुआ नजर आ रहा है चाइना से उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के लिए। जापान joined the G7 in imposing sanctions on Moscow following the invasion of Ukraine, and Russia labeled Japan as unfriendly country and increased military activity near Japan. तो ये जो मिलिट्री प्रॉक्सिमिटी है जापान की तरफ रशिया की, इसके लिए भी जापान जो है वो रशिया को वार्न करता है। सो चाइना एंड रशिया हैव बीन टू थ्रेट्स जिनको लेकर के भी ये डिफेंस पॉलिसी जो है जापान की, ये एक बहुत आउटस्पोकन रिप्लाई रह सकती है। So this was it for this article. We'll meet again in the next class. Till then, thank you and goodbye.